हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो हम परीक्षा वाणी का अध्ययन कर रहे थे, बुक वाइज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड को, और इसके अंदर हम परीक्षा वाणी का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौतिक संरचना, जलवायु और यहाँ पे आई कुछ प्राकृतिक आपदाओं को। ठीक है, सभी एक पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम अध्याय 2 और 3 को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, फैक्ट के ऊपर उत्तराखंड में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट आपको नंबर बेस पर, और इस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा यहाँ पर कहानी नहीं है, यहाँ पर आपको केवल नंबर याद रखने होंगे। आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है पहले कि ग्लोब पर विस्तार कितना है उत्तराखंड का। उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक ये उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश है। और अक्षांशीय विस्तार कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये है 2 डिग्री 44 मिनट। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर कितना है, 77 से लेकर 81, आप इसको ऐसे में याद रखें। ठीक है, और 28 से 31। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो लगभग 3.5 का है। ठीक है, तो 3.5 का इसका देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय की बात करें तो वो 2.5 आप मान सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए केवल। आकार की बात करें तो आकार कैसा है उत्तराखंड का, आयताकार है, यानी कि एक रेक्टेंगल की तरह इसका आकार है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला है। फिर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम तक सीमा की। तो ये कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो 358 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम तक। और अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करें तो वो है 320 किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक कितनी लंबाई है उत्तराखंड की। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेता है आपको उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत का 1.69% है। ठीक है, कई बार आपको पूछ लेगा प्रश्न कि उत्तराखंड के पास भारत का कुल कितना क्षेत्रफल, यहाँ पर प्रतिशत में आपको पूछ लेगा, तो 1.69%। पर्वतीय भाग की बात करें तो लगभग 86% उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है। और मैदानी भाग की बात करें तो लगभग 14% है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है चमोली। देखिए, कहीं कहीं पर उत्तरकाशी भी बोला है। घनश्याम जोशी की किताब में उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जिला बताया गया है। ठीक है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा वहाँ पर ऑप्शन क्या करता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग टिक करना है। ठीक है, तो वैसे चमोली को सबसे बड़ा जिला बोला गया है। 80-30 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगर उत्तरकाशी पूछा जाता है तो उत्तरकाशी का 80-16 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बुक में दिया है। ठीक है, सबसे छोटे जिले की बात करें तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। सबसे छोटा जिला है चंपावत और यह है 1766 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका एरिया आपको याद होना चाहिए। ये सबसे बड़े जिले के ऊपर थोड़ा विवाद है, तो हो सकता है ये प्रश्न ना आए, लेकिन सबसे छोटे वाले का आपको एरिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक सीमाओं की। तो देखिए, प्राकृतिक सीमाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न एक बार बन चुका है कि इनमें से कौन सा, आपको नदियां दी गई थी वहाँ पर, और पूछा गया था कि इनमें से कौन उत्तराखंड की एक प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है। वहाँ पर पश्चिम में टोंस की जगह पर यमुना नदी दी गई थी, तो वो ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। उत्तर में कौन है, तो उत्तर में वृहत हिमालय है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, पश्चिम में टोंस नदी है, उत्तर पश्चिम में शिवालिक है, और दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। ठीक है, और पूर्व में कौन बनाती है, काली नदी। इनमें से उत्तर और पूर्व ये कैसी सीमाएं हैं, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम राजनीतिक इनकी सीमाएं देखेंगे। अब देखते हैं राजनीतिक सीमाएं। अभी तो हमने प्राकृतिक सीमाएं देखी, वो भी पूछी जा सकती हैं, और राजनीतिक सीमाएं तो पूछी ही जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर में है चीन। ठीक है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल सीमा है। ठीक है, चीन से लगने वाले जिलों को भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये सबसे बड़े जिले हैं उत्तराखंड के, और यही सब लगते हैं चीन के साथ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है चीन के साथ लगने वाले जिले कौन से हैं, तो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं, और हिमाचल के साथ 2 जिले उत्तराखंड के लगते हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है, आपको प्रश्न बनता है पहला
हिमाचल प्रदेश कौन सी साइड है, उत्तर पश्चिम सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ, ठीक है। और एक दूसरा कि हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले ज़िले या हिमाचल प्रदेश के साथ ज़िलों की कितनी संख्या लगती है, तो वो है 2, उत्तरकाशी और देहरादून, ठीक है। अब आता है दक्षिण में, तो दक्षिण में है यूपी, ठीक है। तो दक्षिण में कौन आता है, उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड के, और यूपी से लगने वाले ज़िले सर्वाधिक सीमाएं अगर उत्तराखंड की किसी राज्य के साथ लगती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से हैं, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये 5 जनपद जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं पूर्व की, तो पूर्व में नेपाल है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 सीमाएं कौन कौन सी, उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो उत्तर में तो चीन है, चीन के साथ तिब्बत भी आ गया है वहाँ पर, ठीक है, कोई अलग से उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और पूर्व में बात करें तो यहाँ पर नेपाल है, नेपाल से भी 3 जिले लगते हैं, कौन कौन से, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो अगर आप देखेंगे तो कुल 6 जिले बता रहा है, क्योंकि 3 नेपाल के साथ लग रहे हैं, 3 चीन के साथ लग रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ दोनों में है। तो इसीलिए अगर आपको पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले कितने हैं, तो उनकी संख्या है 5, क्योंकि पिथौरागढ़ दोनों जगह लग रहा है। और अगर पूछा जाएगा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो वो है पिथौरागढ़ की, क्योंकि दोनों के साथ टच हो रहा है, चाइना के साथ भी हो रहा है और नेपाल के साथ भी टच कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, वो है उधम सिंह नगर, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला, तो इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उत्तरकाशी है उत्तरी जिला। सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, और सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछ लिया गया तो वो है देहरादून, ठीक है। अब हिमालयी राज्यों के बारे में बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो देखिए आज़ादी के समय हिमालय राज्यों की संख्या कितनी थी, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हिमालय राज्यों की संख्या थी केवल 1, कौन था, असम। उसके बाद 1957 में जम्मू कश्मीर को हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया, यह घोषित किया गया। नागालैंड को 1963 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में। इसी क्रम में आगे चलते हुए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 1972, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल और मिजोरम को 1987 में, और फाइनली उत्तराखंड जब बना 2000 में, तो उत्तराखंड को 11वें हिमालय राज्य के रूप में गठित किया गया था। देखिए यहाँ पर कुछ जो काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए थे कि अब उत्तराखंड यहाँ पर हिमालय राज्य जो है 10वें का है, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ 10वां राज्य है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था, ठीक है। जैसे जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में था, लेकिन अभी वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन क्रम तो वही है ना उत्तराखंड का। तेलंगाना जब बना 29वें राज्य के रूप में गठित हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में तो 28 हैं, लेकिन तेलंगाना अभी भी भारत का जब बना था तो 29वां था, तो 29वां क्रम है उसका, जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। भले ही वर्तमान में 28 हैं, लेकिन हुआ 29वें के रूप में था। उसी प्रकार उत्तराखंड का गठन भी 11वें हिमालय राज्य के रूप में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड को कौन से नंबर का घोषित किया गया, ये किस क्रम में घोषित किया गया था, तो 11वें नंबर पे, ठीक है। वर्तमान पूछा जा सकता है, वर्तमान में हो सकता है अभी 10 हों, ठीक है, इसका कोई कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिला कहीं पर भी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करा, और हो सकता है 12 हों, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी तो राज्य ही हैं। तो हो सकता है कुल मिलाकर 12 हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हों, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी हो, या फिर 10 ही हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं भौगोलिक या भौतिक विभाजन की। तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, और अब हम इनको डिटेल में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं केवल उनको हम देखेंगे, पूरी कहानी नहीं देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको वो बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्र आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है, ये प्रश्न बनता है कि किस जिले में अधिकांश भाग जो है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो कौन से जिले का है, हरिद्वार का। तो हरिद्वार का, और मेनली जो दक्षिणी हरिद्वार है उसका जो अधिकांश भाग है वो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आपको डायरेक्टली प्रश्न बनता है किस राज्य जिले का सर्वाधिक भाग या अधिकांश भाग हिमालय गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हरिद्वार। हरिद्वार में ये जो क्षेत्र आता है इसके अंदर जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बोला गया है जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो मिट्टी को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं खादर। और जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ उतनी नहीं आती है, उस क्षेत्र की मिट्टी को बांगर बोला जाता है, ठीक है। और अगर बात करें ये कैसा क्षेत्र है कृषि के हिसाब से, तो ये एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर खेती अच्छी होती है, ठीक है। गन्ना हो गया, धान हो गए, गेहूँ, यहाँ की कैसी फसलें हैं, यहाँ की मुख्य फसल हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की बात करें तो गंगा का जो उत्तरी भाग है, यानी कि गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में जो क्षेत्र स्थित है उसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। और ये पौड़ी, नैनीताल का दक्षिणी भाग और उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग। तो देखिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है अधिकांश कहाँ है, हरिद्वार में, उसी प्रकार तराई का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ है, उधम सिंह नगर में, और थोड़ा बहुत कहाँ है, पौड़ी और नैनीताल का जो दक्षिणी भाग है उसी को तराई क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। अगर इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात करें तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। और क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो महीन कणों के अवसाद जो है उनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, महीन कणों से हुआ है। और इस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश के कारण यहाँ की भूमि कैसी है, दलदली हो जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत ही महीन कणों से इसका निर्माण हुआ है और बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कैसी होती है, दलदली। देखिए, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है, लेकिन वहाँ बारिश उतनी नहीं होती है, इसलिए वहाँ की भूमि दलदली नहीं है। तराई क्षेत्र की भूमि दलदली है। आपको प्रश्न बनता है इनमें से किस क्षेत्र की भूमि दलदली प्रकार की है, तो वो कौन सा है, तराई क्षेत्र। पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न बनता है। दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और बंगाल, यहाँ के लोग किस क्षेत्र में आकर बसे हुए हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो भी है तराई क्षेत्र। उपजाऊ की बात करें तो यहाँ की उपजाऊ भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आलू हो गया, गेहूँ हो गया, इनकी खेती अच्छी की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तराई क्षेत्र भी एक अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है। अब बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। तो देखिए, तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, तो उसी क्षेत्र को हम भाबर कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि तराई के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। ठीक है, या शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। चौड़ाई की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। ठीक है, और भूमि की बात करें तो भूमि कैसी है, यहाँ की उबड़ खाबड़ है, मिट्टी कंकड़ या पत्थर से, मोटे बालू से यहाँ की मिट्टी बनी हुई है, यहाँ की भूमि बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ की जो कृषि है यहाँ की जो अच्छी नहीं होती है, यानी कि ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। भाबर कैसा क्षेत्र है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर उबड़ खाबड़ है पूरी तरीके से। क्षेत्र निर्माण युग की बात करें तो प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, कृषि के लिए यहाँ की मिट्टी कैसी है, अनुपयुक्त यहाँ की मिट्टी है। अब बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की। यहाँ पर भाबर के उत्तर में ये स्थित है, क्योंकि देखिए शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में कौन था, भाबर, तो भाबर के उत्तर में कौन होगा, शिवालिक। ठीक है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है कौन, शिवालिक। ठीक है, तो हिमालय का सबसे नवीन भाग किसे कहा जाता है, शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है, हिमालय का सबसे बाहरी या पर्वत श्रेणी ये है। ठीक है, आपको प्रश्न बनेगा हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन है, शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो भी शिवालिक ही है। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो इसे ब्रह्म हिमालय, हिमालय का पाद भी बोला जाता है। और इसका निर्माण मायोसिन युग से लेकर निम्न प्लीस्टोसीन युग के बीच में हुआ है, यानी कि मायोसिन युग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मायो प्लीस्टोसीन युग इसको बोला जाता है। चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक ये फैला है ये क्षेत्र। फैलाव की देखिए, फैलाव पूछे जा सकते हैं तो शिवालिक क्षेत्र जो है यहाँ 7 जिलों में फैला है। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए दक्षिणी देहरादून हो गया, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में फैला है, हरिद्वार में फैला है, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, तो ऐसे 6-7 जिलों में ये फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, नंबर आपको याद रखना है कि शिवालिक 7 जिलों में फैला है। इस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर बोला कि ये क्षेत्र कैसा है, ये सबसे नया क्षेत्र है, सबसे नवीन है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है, इसीलिए इस क्षेत्र में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इनमें से किस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं, वो क्षेत्र है शिवालिक। ठीक है, यहाँ भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो किस क्षेत्र में गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, शिवालिक क्षेत्र में। ज़्यादा पर्यटक किस क्षेत्र में आते हैं, तो ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं वो भी शिवालिक में ही आते हैं। ठीक है, क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योग का अधिक विकास है। तो आपको पूछा जाएगा इनमें से किस क्षेत्र में जो लकड़ी उद्योग है उसका अच्छा खासा विकास हुआ है, कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक। जलवायु कैसी है यहाँ की, तो गर्म और आर्द्र यहाँ की जलवायु है। और खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। खनिज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे वो बालू हो, संगमरमर हो, ठीक है, जिप्सम हो, काफ़ी ज़्यादा खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र।
अब बात करते हैं दून क्षेत्र की। देखिए दून या द्वार क्षेत्र शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की जो चौरस और क्षैतिज घाटियां हैं जिनको हम पश्चिम में दून बोलते हैं और पूर्व में जिनको द्वार बोलते हैं। ठीक है, दून जैसे देहरादून और द्वार यानी कि जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, ऐसे। ठीक है, तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं उन्हीं को बोला जाता है दून और ये द्वार। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 24 से लेकर 32 किलोमीटर तक इनकी कुल चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो 350 से लेकर 750 मीटर तक इनकी कुल ऊंचाई है। इस बीच में ये पाए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून को देख लेते हैं। इनकी लोकेशन आपको पूछी जाती है, जैसे कोठारी दून कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। चौखम दून कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। पाटली दून या पतली दून कहाँ स्थित है? नैनीताल में। कोटा दून भी नैनीताल में। सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो आपको पता है देहरादून सबसे प्रसिद्ध दून है। इस घाटी में धान की खेती अच्छी होती है। तो सबसे अच्छी धान की खेती किस क्षेत्र में होती है? वो है दून क्षेत्र में। आपको ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? दून क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर जन घनत्व कैसा है? इस क्षेत्र का जो जन घनत्व है वो काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर जन घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भूस्खलन की भी काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं जो होती हैं वो ज़्यादा यहाँ पर घटित होती हैं। फ्रेंड, इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर फैक्ट देखने को मिलेंगे और आपको वही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनको और कोई तरीका नहीं है इनको ऐसे समझाने का, आपको केवल फैक्ट यहाँ पर वैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलते हैं, आपको फैक्ट ही याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अगले क्षेत्र के बारे में। हमारा जो छठवां क्षेत्र है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए लघु और मध्य हिमालयी कहाँ है? शिवालिक के उत्तर में है और वृहत हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, तो शिवालिक के उत्तर में और वृहत हिमालय का जो दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, फैलाव कितने जिलों में है? ये 9 जिलों में है। हमने शिवालिक पढ़ा था ना, तो शिवालिक कितने जिलों में फैला हुआ था? शिवालिक 7 जिलों में फैला था। लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये कितने जिलों में फैला है? ये 9 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौड़ाई की बात करें तो 70 से लेकर 100 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें तो 1200 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर ये क्षेत्र है। अन्य नाम की बात करें तो हिमांचल। हिमांचल भी इसको बोला जाता है, यानी कि हिम का आंचल, क्योंकि ये हमें कैसा होता है, ये बर्फ़ से ही हमेशा इसकी जो श्रेणियां हैं ऊपर की श्रेणियां हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढकी होती हैं, इसीलिए इसको कैसे बोला जाता है? हिम का आंचल। और इस क्षेत्र में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। देखिए हमारे 2 प्रश्न बन गए। पहला, इनमें से किस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं? शिवालिक। दूसरा, इनमें से किस क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है या जीवाश्म नहीं पाए जाते? वो है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। ठीक है, अगर बात करें इस क्षेत्र का निर्माण कैसा हुआ है तो वलित और कायांतरित जो चट्टान है उनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्षिण की ओर यहाँ तेज ढाल है, उत्तर की ओर कैसा है? मंद है। यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र है इस क्षेत्र का, इस एरिया का, वो काफ़ी तेज ढाल वाला है, जबकि उत्तरी ढाल कैसा है? वो काफ़ी धीमी है, मंद है, उतनी तेज़ नहीं है। इसी क्षेत्र में नदियाँ भी आती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? जैसे सरयू नदी हो गई, लदिया नदी, नयार नदी, तो काफ़ी नदियाँ भी इसी क्षेत्र में निकलती हैं। काफ़ी सारे ताल जो हैं, 7 ताल हो गया, खुरपड़ ताल, सूखा ताल, भीम ताल, काफ़ी सारे ताल भी लघु हिमालय में स्थित हैं। और बुग्याल जो हैं, जिनको पशु चारकों का स्वर्ग बोला जाता है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो ताल हैं, नदियाँ हैं, ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? लघु हिमालय और मध्य हिमालय में। ठीक है, और बुग्याल भी कहाँ पर हैं? लघु हिमालय, मध्य हिमालय में। आपको प्रश्न बनेगा, इनमें से किसे पशु चारकों का स्वर्ग बोला जाता है? तो पशु चारकों का स्वर्ग भी बुग्यालों को बोला जाता है। बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग बोला जाता है और कुल्लू के अंदर इनको थच बोला जाता है। जबकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इनको क्या बोला जाता है? उत्तराखंड में इनको बुग्याल बोला जाता है, पयार बोला जाता है। ठीक है, कैसे होते हैं? ये छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उन्हीं को बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कश्मीर में क्या बोलते हैं? इनको मर्ग बोलते हैं, और कुल्लू में थच। यहाँ पर कैसी खेती की जाती है? इस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र में कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक है दूधा तोली श्रृंखला। देखिए दूधा तोली श्रृंखला, जिसको उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है, ये भी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको डायरेक्टली बनेगा उत्तराखंड का जो पामीर है, जो दूधा तोली श्रृंखला है, किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है लघु हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है।
किन किन जिलों में फैला है? तो 3 जिलों में ये फैला हुआ है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली। ठीक है, तो चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? 5 नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बोनो नदी। तो ये 5 नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? दूधातोली श्रृंखला। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का पामीर। ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। हिमालय के गद्दी और गुजर यहाँ क्या आते हैं? पशु चराने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हिमालय के जो गुजर हैं और जो गद्दी लोग हैं वो यहाँ पर कैसे आते हैं? हिमाचल के, वो यहाँ पर पशु चराने के लिए आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी यहीं स्थित है। यहाँ पर कहाँ पर? वह कोदिया बगड़ में, जहाँ पर 12 जून को प्रतिवर्ष मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, और चंद्र सिंह गढ़वाली ने ही 1960 में जवाहरलाल नेहरू से इस क्षेत्र को भारत की गर्मियों की राजधानी बनाने की मांग भी उन्होंने की थी। ठीक है, गैरसैंण जो आता है, उत्तराखंड का जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, राजधानी है गैरसैंण, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड का पामीर जो क्षेत्र है, दूधातोली श्रृंखला, इसी क्षेत्र में आता है गैरसैंण। और एक और चीज़, ब्रिटिश काल में जो ये क्षेत्र है ये किसके अधीन था? ये चांदपुर परगना जो था उसके अंदर में ये आता था। ठीक है, अब बात करते हैं वृहत हिमालय की। इसके अंदर भी काफ़ी सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए वृहत हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय के उत्तर में है और ट्रांस हिमालय के ये दक्षिण में स्थित है। कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय, वृहत या हिमालय। ठीक है, तो अब इसका आगे देखते हैं अन्य नाम क्या क्या हैं इसके, इस हिमालय के, उनको देख लेते हैं। ठीक है, वृहत हिमालय है या फिर उच्च हिमालय है, इसको ऐसे कर देना। ठीक है, उच्च वहाँ पर मिस हो गया, तो वृहत हिमालय या उच्च हिमालय दोनों एक ही नाम है। और अन्य नाम कौन कौन से हैं? आंतरिक हिमालय अगर पेपर में आ जाए तो वो भी वृहत हिमालय ही है। महा हिमालय आ जाए या मुख्य हिमालय आ जाए, वो भी एक ही के नाम हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम किसके हैं? एक ही के हैं। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में महा हिमालय को क्या बोला गया है? हिमाद्री इसको बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हिमाद्री और हिमांचल अलग अलग है। लघु हिमालय को हिमांचल बोला गया है। ठीक है, हिम का आंचल, और इसको बोला गया है हिमाद्री, यानी कि बर्फ का घर, ये आपको ध्यान में रखना है। चौड़ाई की बात करें तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी कुल चौड़ाई है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो 4,500 से लेकर 78-17 मीटर तक इसकी कुल ऊंचाई है, क्योंकि 78-17 मीटर उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको पता है। ठीक है, फैलाव की बात करें तो कितने जिलों में फैला है? ये 6 जिलों में फैला है। ये कितने जिलों में फैला है? 6। हमने अभी पढ़ा पीछे कि लघु हिमालय कितने जिलों में फैला है? 9। और उससे पहले हमने पढ़ा शिवालिक, वो कितने जिलों में फैला था? 7। तो ये आपको याद रखना है, नंबर ऐसे याद होने चाहिए। अधिकतम ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ स्थित हैं? वो भी इसी हिमालय में, जो ये वृहत हिमालय है या उच्च हिमालय है, यहीं पर स्थित हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उनको याद रख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी एक पेपर में जो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, पंचाचोली पर्वत की ऊंचाई पूछ ली गई थी। इतनी सारी पर्वत चोटियाँ हैं और किसी एक पर्वत चोटी की लोकेशन नहीं पूछी, वहाँ पर ऊँचाई पूछ ली गई थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, उनकी ऊँचाई यहाँ पर और लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नंदा देवी पश्चिमी की बात करें तो नंदा देवी कहाँ है? चमोली में है, और उत्तराखंड का सर्वोच्च चोटी शिखर है ये। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इनकी? 78-17 मीटर। ठीक है, कामेट पर्वत, कामेट शिखर कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में है, 77-56 मीटर। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो आपको पश्चिमी और पूर्वी याद रखना है कि पश्चिमी वाला टॉप पर है, पूर्वी वाला नंबर 3 पर है। ठीक है, तो 34 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ स्थित है? चमोली और पिथौरागढ़ में ये है, और तीसरा सर्वोच्च शिखर है। तो आपको पहले 3 तो याद होने चाहिए, लोकेशन के साथ भी और ऊंचाई के साथ भी। इसके बाद माणा की बात करें तो माणा चमोली में है 72 मीटर के साथ। बद्रीनाथ की बात करें तो ये भी चमोली में है 71-40 मीटर के साथ। चौखंबा शिखर चमोली में है 71-38 के साथ। त्रिशूल शिखर ये चमोली में है 71-20 के साथ। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण। पंचाचूली, इसकी हाइट पूछी गई थी 6904 मीटर, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर जो पर्वत शिखर है ना फ्रेंड्स, वो चमोली जनपद में है। ठीक है, तो चमोली में आपके पहले 3 तो जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आप बाकी याद ना करें, केवल उनकी लोकेशन याद कर लें कि त्रिशूल कहाँ है? चमोली में है। संतोपत कहाँ है? गंधमादन कहाँ है? कालोका कहाँ है? ये सारे कहाँ है? चमोली के अंदर है। जैलंग पर्वत हो गया, नर पर्वत हो गया, नारायण पर्वत हो गया। इनकी हाइट भी याद ना करेंगे तो आप केवल लोकेशन याद रखिए। लेकिन जो पर्वत
चमोली के बाहर हैं, जैसे पिथौरागढ़ में है, ये शायद इसीलिए पेपर में पूछा गया हो क्योंकि पिथौरागढ़ में इतनी चोटियाँ नहीं हैं, उसी प्रकार उत्तरकाशी में भी ज़्यादा नहीं है, तो इनकी आपको हाइट भी याद होनी चाहिए। चमोली में केवल शीर्ष 3 जो हैं उनके याद रख लो, बाकी लोकेशन याद रखो चमोली के जो अन्य हैं, जैसे भी मैंने आपको बताए इतने सारे नाम लिए थे मैंने, ठीक है, तो आप उनको याद रखिए। और बाकी जो चमोली के बाहर हैं उनका आपको हाइट याद रखनी होगी, ठीक है। जैसे पंचाचूली पर्वत है, ये पिथौरागढ़ में है, ऊंचाई कितनी है 6904 मीटर, पेपर में पूछा गया है। नंदाकोट ये चमोली और पिथौरागढ़ में है, तो ये 6861 मीटर है। भागीरथी ये उत्तरकाशी में है 6856 मीटर। श्रीखंड ये उत्तरकाशी में है 6728 मीटर। नीलकंठ चमोली में है 6597 मीटर का। यमुनोत्री 6400 मीटर उत्तरकाशी में है, और बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है 6320 मीटर का, ठीक है। तो आपको केवल जो चमोली के बाहर हैं ज़्यादातर उनको याद रखना है, चमोली के अंदर केवल आप लोकेशन याद रख लीजिए कि ये वाले कहाँ होंगे, चमोली में होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्षेत्र के ग्लेशियरों के बारे में। तो क्षेत्र के जो ग्लेशियर हैं ये किस युग के हैं, तो प्लीस्टोसिन युग के ये क्षेत्र के ग्लेशियर है, वहाँ के ये बने हुए हैं। और इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम है हिमानिया, इनको बोला जाता है, इनको बमक भी बोला जाता है। तो आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड में बमक किसके लिए बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ग्लेशियरों के लिए, ठीक है। बमक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, ग्लेशियर्स के लिए, ठीक है। यहाँ के निवासियों का जो ये उच्च क्षेत्र है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ के निवासियों का जो मेन कार्य है वो क्या है, प्रमुख कार्य वो है पशुपालन, ठीक है। और अनेक दर्रे जो हैं, महत्वपूर्ण दर्रे, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अनेक दर्रे जो हैं कहाँ हैं, इसी क्षेत्र में है, उच्च हिमालय में स्थित हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनको कुछ दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले आता है लास्पा दर्रा। तो लास्पा दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है चंपावत और पिथौरागढ़ को, ठीक है। आपको पूछा जाएगा लास्पा दर्रा किन जो 2 जनपदों को जोड़ता है, चंपावत और पिथौरागढ़ को। इसी प्रकार ट्रेल पास, यह ट्रेल दर्रा पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। उत्तराखंड का जो ग्रुप हाईकोर्ट का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न बना था, तो दर्रों से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है ट्रेल पास, ठीक है। इसी प्रकार सुंदर डूंगा दर्रा, सुंदर डूंगा दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बागेश्वर और चमोली को, ठीक है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल चमोली को जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल को कौन सा जोड़ता है, श्रृंगकंठ। तो कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, ठीक है। श्रृंगकंठ दर्रा ये उत्तरकाशी और हिमाचल को, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, वो है श्रृंगकंठ। और पर्टिकुलर उत्तराखंड में पूछेगा कौन है, तो वो है उत्तरकाशी। बाराहोती, लातूधुरा, टोपी धुंगा, मार्चयोग, ये सारे दर्रे कहाँ हैं, तो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित हैं। कौन कौन से, बाराहोती दर्रा हो गया, लातूधुरा, टोपी धुंगा और मार्चयोग दर्रे, ये सभी कहाँ स्थित हैं, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। सिनला दर्रा, तो ये दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो आपको प्रश्न बनता है पेपर में, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, वो है सिनला दर्रा। लिपुलेख, दारमा, नवीधुरा, ऊटा, जयंती दर्रा, ये कहाँ स्थित हैं, तो ये सभी दर्रे जो हैं ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला, ये सभी दर्रे कहाँ हैं, उत्तरकाशी तिब्बत में। फ्रेंड्स एक बार जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक के साथ मैं आपको ये याद करा सकूं, ठीक है। अभी ट्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लगता तो वीडियो और डिले हो जाता, तो इसीलिए अभी केवल आप इनको याद रखिए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको ट्रिक के साथ मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इसको, ठीक है। नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी, माणा डुंगरीला दर्रा, बालचा, घाटर लिया दर्रा, भ्यूंडार, शलसल, या कहीं पर इसको शैलशाल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। शलसल दर्रा कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है, ठीक है। चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। तंजुन दर्रा, चौर होती दर्रा और लमलंग दर्रा, तो जो छोटे छोटे वैसे दर्रे हैं जो उतने फेमस नहीं हैं, जैसे आपको पता है लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, आपको पता है किंगरी बिंगरी और नीति कहाँ है, चमोली में है। लेकिन जो ऐसे दर्रे हैं, शलसल हो गया, भ्यूंडार हो गया, नेलंग हो गया, ऊटा जयंती हो गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांग चोकला हो गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कहाँ किनको जोड़ते हैं, ये सभी दर्रे, ये सभी जोड़ते हैं तिब्बत और चमोली को। अब बात करते हैं जो 8वां क्षेत्र है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, जिसको टिबियान क्षेत्र या तिब्बतियन क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो महा हिमालय के उत्तर वाला क्षेत्र जो है, महा हिमालय के जो उत्तर का क्षेत्र है उसी को ट्रांस हिमालयी क्षेत्र बोला जाता है। ये कुछ क्षेत्र भारत में है और कुछ ये आता है तिब्बत के अंदर, तिब्बत यानी कि चीन, क्योंकि चीन ने उस पर अधिकार करा हुआ है, ठीक है। हालांकि वो कोशिश कर रहा है कि वो एक स्वतः राष्ट्र बन सके, ठीक है।
चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो 2500 से लेकर 3500 कुल ऊंचाई है, ठीक है, इस क्षेत्र की। और यहाँ की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी बोला जाता है। तो आपको प्रश्न बनेगा किस क्षेत्र की श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी बोला जाता है, वो है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को, ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु की, ठीक है। तो जलवायु से प्रश्न बनते हैं। मैंने पूरी कहानी नहीं छापी है यहाँ पर, केवल दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, स्थानीय नाम क्या है, रूडी या खरसाव, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, रूडी या खरसाव। अवधि कब आती है, मार्च से जून। सबसे गर्म महीना कौन सा है, वो है जून, ठीक है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु की बात करें, स्थानीय नाम क्या है, बसगाल या चौमासा। अवधि कौन सी है, जून से अक्टूबर। और अधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो वो होती है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है उसके कारण उत्तराखंड में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। जो गुजरात का मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं, तो वो भी उत्तराखंड में जून के आसपास सबसे पहले वही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा अगर पूछेगा तो वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश किस क्षेत्र में होती है, किस जगह होती है, हमने पढ़ा था नरेंद्र नगर में होती है, ठीक है। तो नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का क्या बोला जाता है, चेरापूंजी भी बोला जाता था, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में, अगर कोई जगह का नाम पूछा जाए, ठीक है। बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो अवधि कौन सी है, अक्टूबर से मार्च तक है। स्थानीय नाम क्या है, सियूंद या शीतकला, ठीक है। सबसे ठंडा महीना कौन सा है, सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। और जो पश्चिमी चक्रवात है उनके कारण ठंडियों में भी यहाँ पर बारिश हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इतना बड़ा यहाँ पर मैंने पूरी पैराग्राफ नहीं लिखे, अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल 4 पॉइंट में जो पॉइंट थे उनको हमने यहाँ पर केवल देखा कि स्थानीय नाम क्या है, अवधि क्या है, सबसे ठंडा क्या है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, केवल टू द पॉइंट हमने इनको देखा। अब बात करते हैं अगला। देखिए ऊंचाई, तापमान और वनस्पतियों के आधार पर राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, ये डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने, ठीक है। तो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल कौन है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये एक जलवायु वैज्ञानिक भी आप इनको बोल सकते हैं। इन्होंने इस आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, तापमान के आधार पर और वनस्पति के आधार पर उत्तराखंड को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। कौन, देखिए अगर पूछेगा भौगोलिक क्षेत्रों में कितने बांटा है, तो 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं। जलवायु क्षेत्र पूछेगा तो 6 जलवायु क्षेत्र हैं। किसने बांटा है, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल। इन 6 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है उपोष्ण जलवायु। कौन सा है, कहाँ से है, 900 मीटर से लेकर 900 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आता है, उपोष्ण जलवायु के अधीन। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से लेकर 1800 मीटर। शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 से लेकर 3000 मीटर तक। एल्पाइन जलवायु ये आती है 3000 से लेकर लगभग 4200 मीटर तक। हिमानी जलवायु 4200 से ऊपर का जो भी क्षेत्र है वो हिमानी जलवायु के अधीन आता है। और शीत शुष्क जलवायु की बात करें तो ये 2500 से 3500 के मध्य में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो आपदा हैं उनसे संबंधित, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा है, यहाँ पर इसको में कर देना। तो कितने भूकंप के जोनों में बांटा गया है, 5, ठीक है। उनमें से 2 भूकंप जोन उत्तराखंड में है। कौन कौन से, जोन 4 और जोन 5। तो भारत को बांटा है 5 भागों में, और जोन 4 और जोन 5 किस में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में फैला है, उत्तराखंड इन 2 जोनों में विभाजित है। अब देखते हैं जोन 4 में कौन कौन से जनपद आते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो ये 4 जनपद हैं जो कि किस में आते हैं, जोन 4 के तहत। और उसी के साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो जो ये बाकी के जिले हैं, 6 जिले, ये किस में आते हैं, ये आते हैं जोन 5 में। आपको बन सकता है इनमें से कौन सा जिला जोन 4 में है, इनमें से कौन सा जिला जोन 5 में है, इनमें से कौन सा जिला किसी भी क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर कहीं भी नहीं है, आप ऐसे में याद रख सकते हैं, ठीक है। भूकंप आने का कारण क्या है, तो भूकंप आने का कारण है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। और एक प्रश्न ये भी बना था कि उत्तराखंड में किस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी उत्तराखंड में भूकंप के कारण हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें तो भारत में जो जितने भी भूकंप आते हैं लगभग उनका 68% है, ठीक है। तो वो भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि लगभग 70% भूकंप जो भी भारत में आते हैं वो यहीं पर आते हैं। यानी कि अगर भारत में कुल 100 भूकंप आए हों तो 100 में से 70 भूकंप तो इसी क्षेत्र में आएंगे, ठीक है।
मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है ये वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वृहत हिमालय और मध्य हिमालय इन दोनों के बीच में स्थित है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। भूकंप मापी स्टेशन की बात करें तो 3 स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं। कौन कौन से स्थान है? देहरादून है, टिहरी है, चमोली है, ठीक है। चमोली के गरुड़ गंगा में लगाया गया है। तो आपको प्रश्न बनता है इनमें से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं लगाए गए हैं? आपको ऑप्शन में नैनीताल दे देगा, पौड़ी दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है 3 जिलों में है, चमोली में है, टिहरी में है, देहरादून में है, ठीक है। देखिए, और भूकंपों की बात करें तो उत्तराखंड में बोला जाता है कि हर लगभग 50 साल में एक बड़ा भूकंप यहाँ पर आता है, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण भूकंप भी हैं। आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर वाला भूकंप कब आया था? सबसे महत्वपूर्ण जो भूकंप आया था वो था जो उत्तरकाशी में आया था ना 1803 में, जिसके बाद गोरखों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो भी काफ़ी खतरनाक भूकंप था। उसी के साथ ऐसे आपको ध्यान में रखना है, मतलब काफ़ी सारे भूकंप दिए गए हैं। वैसे अब मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में ये आएंगे कि आपको पूछेगा कि नैनीताल में भूकंप कब आया था, क्योंकि काफ़ी सारे भूकंप हैं, ठीक है, आए हुए। अब 2013 की जो आपदा थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ फैक्टों के साथ। कब आई थी ये आपदा? देखिए 16-17 जून को 2013 में ये आपदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। 16 तारीख को बारिश शुरू हुई थी और 17 तारीख तक वो बारिश कंटिन्यू चलती रही थी। बादल फटे थे, जिसके कारण क्या हुआ? भूस्खलन हो गया। नदियाँ कैसी हुई? नदियाँ बिल्कुल तेज़ी से बहने लगी थी, तीव्र उस पर गति में वो बहने लगी थी। अगर पूछा जाए कि 2013 की जो आपदा आई थी उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस जिले को हुआ था? रुद्रप्रयाग को। कारण क्या था उस आपदा के आने का? तो देखिए, जो चौराबड़ी ग्लेशियर था, बोला जाता है कि चौराबड़ी ग्लेशियर का जो ऊपरी हिस्सा था वो टूटकर जो चौराबड़ी ताल है उसमें गिर गया, जिसके कारण ताल में जल बढ़ गया और मंदाकिनी नदी जो थी उसका जल जो था वो काफ़ी तेज़ी से बहने लगा, ठीक है। तो चौराबड़ी ग्लेशियर का टूटना और चौराबड़ी ताल में गिरना ये कारण माना जाता है किसका? जो 2013 में आपदा आई थी। इस आपदा के कारण हुआ क्या प्रश्न है इसका? देखिए, सबसे पहले नुकसान तो काफ़ी हुआ, कई सारे क्षेत्र तो पूरी तरीके से गायब ही हो गए, ठीक है। लेकिन जो मंदाकिनी नदी थी उसकी लंबाई में 5 किलोमीटर तक की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। 105 किलोमीटर पहले था, अब कितनी हो गया? 110 किलोमीटर। ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्य होप इसके लिए चलाया गया था। 17 जून से वो ऑपरेशन शुरू हुआ था, 2 जुलाई तक ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन के दौरान ही जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन सूर्य होप, तो Mi-17V हेलीकॉप्टर जो कि सेना का हेलीकॉप्टर है, ये गौरी कुंड के पास क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके अंदर 20 जवान थे जो कि शहीद वहाँ पर हो गए थे, ठीक है। और बात करें केदारनाथ की, तो इस आपदा के कारण जो केदारनाथ है वहाँ पर 86 दिन तक पूजा अर्चना जो थी वो बिल्कुल ही बंद रही थी, यानी कि बाधित रही थी। तो 86 दिन तक पूजा नहीं की गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए मॉडल, तो उत्तराखंड ने कौन से मॉडल को अपनाया है आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए? वो है ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब ये आपदा आई उसके बाद जागरूकता को लेकर भी काफ़ी सारे अभियान चला गए। उसी कड़ी में जागरूकता फैलाने के लिए भूकंप के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, भूकंप संबंधी फिल्म। इसका नाम क्या था? डांडी कांठी की गोदमा। तो आपको याद रखना है, डांडी कांठी की गोदमा ये जो फिल्म है किससे संबंधित है? भूकंप के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये फिल्म थी, ठीक है। इसी के साथ आपदा प्रबंधन जागरूकता फैलाने के लिए आपदा प्रबंधन नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एसडीआरएफ के गठन को मंजूरी दे दी गई 21 जुलाई 2013 को, ठीक है। तो एसडीआरएफ यानी कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है या रिस्पांस फंड है, इसकी गठन को मंजूरी कब दी गई? 21 जुलाई 2013 को। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इसके गठन के लिए जो शासन ने आदेश जारी किया था, यानी कि औपचारिक रूप से जो इसका गठन हुआ था वो कब किया गया था, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में मेरे ख्याल से वो हुआ था, ठीक है। शायद 9 अक्टूबर या 9 नवंबर के 9 अक्टूबर होगा शायद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मंजूरी कब मिल गई थी? कि इसने घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ पर एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का भी गठन करेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एसडीआरएफ के लिए जो औपचारिक रूप से शासन आदेश जो जारी किया गया था वो कब जारी किया गया था, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर हमारे नहीं कवर हो पाए। किस वर्ष तक शौका, जौहरी, जाट जनजातियों के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो कौन से वर्ष तक? 1962 तक, क्योंकि उसके बाद भारत चीन युद्ध हो जाता है और व्यापार बंद हो जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जिलों की सीमाओं से लगने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं से लगने वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल 7 जिलों से लगता है। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, पौड़ी गढ़वाल इन 7 जिलों से लगता है, ठीक है। अल्मोड़ा और चमोली भी है, लेकिन ये 6 जिलों से लगते हैं, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो हम पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वाला सीमा जिला है पिथौरागढ़, ठीक है। लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित अलकनंदा घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो चूआ ज्वार की खेती के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। पंचाचूली पर्वत किन नदियों के मध्य में स्थित है, तो पंचाचूली पर्वत जो है ये किन नदियों के मध्य में स्थित है, पश्चिमी धौली गंगा और गौरी गंगा के बीच में जो है वो पंचाचूली पर्वत है। अभी हमने पीछे इसकी हाइट देखी थी 6904 मीटर, और कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में, और पश्चिमी धौली गंगा और गौरी गंगा के बीच में है। फिर है हमारा, राज्य की अधिकांश पर्वत चोटियाँ किस मंडल में हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि सर्वाधिक चोटियाँ कहाँ हैं, चमोली में, और चमोली आता है गढ़वाल मंडल में। तो सर्वाधिक जो पर्वत चोटियाँ हैं वो किस मंडल में हैं, वो है गढ़वाल मंडल में। उसी प्रकार अंतिम प्रश्न है आज का, हिमालय का सबसे नया और कमज़ोर पर्वत कौन सा है, विश्व का, तो विश्व का सबसे नया और कमज़ोर पर्वत माना जाता है हिमालय को, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा जो उत्तराखंड का भौतिक संरचना वाला चैप्टर था, अध्याय 4, उसको हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट थे, इसीलिए इसको ज़्यादा पढ़ने में शायद आपको मज़ा ना आए, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे फैक्ट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदी तंत्र के बारे में, जो हमारे अगला टॉपिक होगा, उसको हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे, जैसे मैंने कट टू कट लिखा है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों के साथ करें, अपने जितने भी आप ग्रुप्स में जुड़े हैं वहाँ पर सेंड करें, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमको भी यहाँ पर अच्छा खासा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।